नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे राजभवन। सीएम राज्यपाल गुरमीत सिंह से कर रहे मुलाकात। मुख्यमंत्री की मुलाकात को बताया जा रहा शिष्टाचार भेंट। भविष्य में होने वाले कैबिनेट विस्तार से भी जुड़ी है मुलाकात। तो मुख्यमंत्री की मुलाकात को बताया जा रहा है शिष्टाचार भेंट। और अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, सीएम पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे हुए हैं, राज्यपाल से उनकी मुलाकात, और इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, अभी बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में थे, जहां उनकी बड़े नेताओं और संगठन के बड़े पदाधिकारियों से चर्चा हुई। हालांकि मुख्यमंत्री ने जब दिल्ली से लौटे और मीडिया से बातचीत की तो कैबिनेट में विस्तार अथवा फेरबदल को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले थे। आज मुख्यमंत्री राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिले हैं और उनकी इस मुलाकात को यूं तो शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, परंतु जानकारी ये इशारा करते हैं कि भविष्य में होने वाले कैबिनेट में फेरबदल अथवा विस्तार से जुड़ी भी ये मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री अभी भी राजभवन में है, जहां उनकी गुरमीत सिंह से मुलाकात हो रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री हैली से हरिद्वार के लिए रवाना होंगे, जहां कांवड़ यात्रियों का स्वागत करने के साथ ही बजट संध्या में शामिल होंगे। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बातचीत हो पाए। हालांकि मुख्यमंत्री जब ठीक ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की दिल्ली में बैठक जारी है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर बीएसपी सुप्रीमो की यह बैठक है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न प्रदेशों के पदाधिकारियों के साथ बैठक। तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के पदाधिकारी बैठक में हुए शामिल। स्टेट कोऑर्डिनेटर, प्रदेश अध्यक्ष, जोन इंचार्ज और जिला अध्यक्ष बुलाए गए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयार की जा रही रणनीति। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अहम बैठक जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारी की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की दिल्ली में यह बैठक लगातार जारी है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर बीएसपी सुप्रीमो की यह बैठक है और इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न प्रदेशों के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक की जा रही है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं। इसके साथ ही स्टेट कोऑर्डिनेटर, प्रदेश अध्यक्ष, जोन इंचार्ज और जिला अध्यक्ष भी बुलाए गए हैं। 24 में किस रणनीति के तहत उतरना है, इस पर चिंतन मंथन किया जा रहा है। एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो मैदान में उतरती हुई एक्टिव नजर आ रही है। और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ये बैठक, 24 की तैयारी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से 24 की तैयारी को लेकर के सभी पार्टियां लग चुकी हैं, उसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती भी इसी कड़ी में लगी हुई हैं। और माना जा रहा है कि 2024 से पहले ठीक जो है लोकसभा के चुनाव होने हैं, माफ करिएगा विधानसभा के चुनाव होने हैं। उस विधानसभा के 4 राज्यों में चुनाव है, उसको लेकर के काफी उत्साहित है। यानी कि साथ है कि वहां के जो चुनाव है, उन चुनाव को लेकर के भी चर्चाएं तेज होंगी। इसके साथ ही साथ बात करते हैं तो दिल्ली की जिस तरीके से आज ये बैठक की जा रही है, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा जैसे स्टेट की कोऑर्डिनेटरों के साथ में बैठक बुलाई गई है। सभी अध्यक्षों को बुलाया गया है, इसकी रिव्यू मीटिंग होगी। इसके साथ ही साथ में 2024 की जो रणनीति होंगी वो साफ होंगी। आने वाले समय में जिस तरीके से लोकसभा के लेकर के तैयारी करती बसपा सुप्रीमो नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय को लेकर के और इससे ठीक पहले की अगर बात करते हैं तो 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जैसे चुनाव होने हैं इन 4 राज्यों में, उन 4 राज्यों चुनाव को लेकर के भी कई बार बैठक कर चुकी है। आकाश आनंद को उसका प्रभारी बनाया है। कई चीजों को लेकर के दायित्वों का उनको आह्वान दिया गया है। तो साफ है कि जिस तरीके से आकाश आनंद को आगे बढ़ा रही है बसपा सुप्रीमो आने वाले समय चुनाव को लेकर के, और इन सब कड़ियों की अगर बात की जाए तो लोकसभा की चुनाव की तैयारी जो है वो काफी अहम हो जाती है। उसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। चाहे लखनऊ की अगर बात कर ले, लखनऊ में सभी कोऑर्डिनेटरों को बुलाया गया था कुछ दिन पहले ही और बैठक की थी। इसके बाद जो अगर बात करें, आकाश आनंद को 4 राज्यों का प्रभारी बनाया गया, जिम्मेदारी दी गई कि वहां पे लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से
लड़ना है और विधानसभा के चुनाव को लेकर के किस तरीके से वहां पे तैयारियां की जा रही हैं। उन सभी समीकरणों की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर बसपा सुप्रीमो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को लेकर के 2024 की तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है और लगातार अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकों का दौर जो है वो जारी है। चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले, चाहे हरियाणा की बात कर ले, चाहे पंजाब की बात कर ले, तो सभी स्टेट के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन सबसे लगातार वार्तालाप कर रही हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एकल चलो अभियान के तहत जिस तरीके से बसपा की रणनीति है उस रणनीति के तहत वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरा। प्रधानमंत्री मोदी का आज बीकानेर दौरा रहेगा, तो पीएम मोदी बीकानेर में कई बड़ी सौगातें देंगे। तो आपको बताते चले कि नोरंग देसर में पीएम मोदी की जनसभा भी होगी। तो प्रधानमंत्री एक के बाद एक तूफानी दौरे पर हैं, जहां कल पूर्वांचल दौरा उनका रहा, गोरखपुर और काशी के दौरे पर प्रधानमंत्री रहे, तो आज राजस्थान में मौजूद होंगे। राजस्थान के बीकानेर में उनका ये दौरा रहने वाला है, जहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान वासियों को बड़ी परियोजनाओं की सौगात, लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम रहने वाला है। तो पीएम मोदी का बीकानेर में कई बड़ी सौगातें देते हुए नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही नोरंग देसर में पीएम मोदी की जनसभा होगी, तो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, लगातार एक के बाद एक प्रधानमंत्री का दौरा पूर्वांचल से अब राजस्थान की तरफ। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक कई उनके कार्यक्रम तय किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और आज कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद है। क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री राजस्थान से बड़ा चुनावी संदेश देने के मूड में है या बीजेपी मूड में है, और इसी कड़ी में आप देखिए कि राजस्थान के करीब 6 जिलों की 30 विधानसभा सीटें और 4 लोकसभा सीटों से तमाम जो पार्टी कार्यकर्ताओं को वहां पे बुलाया गया है। पिछले 9 महीनों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का राजस्थान में ये 7वां दौरा है और कहीं न कहीं इतने लंबे समय के बाद एक बार फिर से वो बीकानेर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है वहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर इस पूरे कार्यक्रम की बात करें तो जिस तरीके से वहाँ पे ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम रखा गया है, करीब 3:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का विमान जो है वो नाल एयरपोर्ट पर उतरेगा। इसके बाद वो 4 बजे के आसपास कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री राजस्थान को देते हुए नजर आएंगे, जिसमें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, टोल प्लाजा पर विभिन्न प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही करीब 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और करीब 40 मिनट तक वो जनसभा स्थल पर रहेंगे। इस दौरान उनका संबोधन होगा। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से नाल एयरपोर्ट चले आएंगे। तो निश्चित रूप से राजस्थान में आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से किस तरीके से वहाँ पे मजबूत करना है। ऐसे में जब जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री क्या कुछ जनसभा के दौरान कहते हैं। लेकिन एक बार स्पष्ट है कि जिस तरीके से तमाम जो परियोजनाएं हैं उसकी भी सौगात कहीं न कहीं प्रधानमंत्री राजस्थान। ठीक पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए, और लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। राम भक्तों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की योजना। विहिप राम भक्तों को लेकर पत्र लिखेगा। राम भक्तों के लिए देश भर से विशेष ट्रेन चलाने की मांग की गई है। प्रांतवार कराए जाने वाले अयोध्या में रामलला के दर्शन, हर प्रांत के राम भक्तों के लिए ठहराव की व्यवस्था भी की जाए। अयोध्या में 2-2 दिन ठहराव की व्यवस्था की मांग की गई है। तो राम भक्तों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की ये मांग और विहिप राम भक्तों को लेकर आग्रह पत्र लिखेगा। तो राम भक्तों के लिए देश भर से विशेष ट्रेन चलाने की मांग की जा रही है ताकि रामलला के दर्शन भक्त कर सके। प्रांतवार कराए जाएंगे अयोध्या में रामलला के दर्शन। तो हर प्रांत के राम भक्तों के लिए ठहराव की व्यवस्था भी की जाए। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। पीयूष, राम भक्तों के लिए विहिप ने ट्रेन चलाने की मांग की है, तो पीयूष का संपर्क हमसे टूट गया। लगातार उनसे अपडेट लेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विहिप राम भक्तों को लेकर आग्रह पत्र लिखेगा।
कि जिस तरह से रामलला के दर्शन करने के लिए राम भक्तों को कोई परेशानी ना हो, राम भक्तों के लिए देश भर से विशेष ट्रेन चलाने की मांग की गई है। तो प्रांतवार कराए जाएंगे अयोध्या के दर्शन, ठहराव की भी व्यवस्था हो, इसकी भी मांग। तो इसी को लेकर विहिप अपना पत्र लिखेगा और पत्र में ये मांग की जाएगी कि देश भर में राम भक्तों के लिए ट्रेन चलाई जाए ताकि आसानी से, सुविधाजनक तरीके से राम भक्त रामलला के दर्शन कर सके। तो विहिप राम भक्तों को लेकर आग्रह पत्र लिखेगा कि पूरे देश में अलग अलग कोनों से राम भक्तों के लिए ट्रेन चलाई जाए ताकि राम भक्तों को सुविधा हो सके और आसानी से रामलला के दर्शन कर सके। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का पार्टी नेताओं को आदेश, 12 जुलाई को कांग्रेस पदाधिकारी करेंगे मौन सत्याग्रह। मौन सत्याग्रह के जरिए राहुल गांधी के साथ एकजुटता का संदेश। गांधी प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह करेंगे ये पार्टी कार्यकर्ता। सभी मुख्यालयों में मौन सत्याग्रह करेंगे कांग्रेस के नेता। तो कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का पार्टी नेताओं को आदेश है कि 12 जुलाई को कांग्रेस पदाधिकारी करेंगे मौन सत्याग्रह। तो मौन सत्याग्रह के जरिए राहुल गांधी के साथ एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। गांधी प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह करेंगे पार्टी कार्यकर्ता। तो सभी मुख्यालयों में मौन सत्याग्रह करेंगे कांग्रेस के नेता। बारह जुलाई को कांग्रेस पदाधिकारी का ये मौन सत्याग्रह रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दो प्रमुख रेलवे स्टेशन पर बंद हुई बैटरी कार की व्यवस्था। नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बंद हुई व्यवस्था। बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को कई परेशानियों को करना पड़ा सामना। तो रेलवे के अधिकारियों ने जल्द शुरू करने की बात भी कही है। तो बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो रेलवे के अधिकारियों ने जल्द शुरू करने की बात कही है। तो दो प्रमुख रेलवे स्टेशन पर बंद हुई है बैटरी कार की व्यवस्था। नई दिल्ली और आनंद विहार ये रेलवे स्टेशन है जहां पर बैटरी कार की व्यवस्था थी और लोग आसानी से स्टेशन में अपनी ट्रेन के पास जा सकते थे। और जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बेहद आसानी थी। लेकिन जब ये बैटरी व्यवस्था बंद की गई है उसके बाद लोगों को दिक्कत भी हो रही है। हालांकि रेलवे विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। तो बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर गाजियाबाद से, जहां फैक्ट्री के गार्ड को बंधक बनाकर 50 लाख की डकैती की गई। 50 लाख कीमत का कॉपर लूट ले गए बदमाश। गाड़ी में भरकर ले गए कॉपर का सामान। अंशुल मशीनरी के नाम से है फैक्ट्री। मशीन वही मसूरी के परसौन औद्योगिक क्षेत्र का ये मामला है। तो गाड़ी में भरकर ले गए कॉपर का सामान। तो किस तरह से बदमाशों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। अंशुल मशीनरी के नाम से ये फैक्ट्री है। आज दिनांक 8/7/2023 को 112 से थाना मसूरी में सूचना मिली कि शमसुल हसन की फैक्ट्री, जो कि परसोन इंडस्ट्रियल एरिया में लगती है, एक स्क्रैप की फैक्ट्री है। इसमें यहाँ के चौकीदार को बंधक बनाकर स्क्रैप माल की चोरी हुई है, जिस पर मैं और थाना प्रभारी मैं फोर्स के जांच किए हैं, मौके पर आए हैं। यहाँ के जो मालिक ने पहले 50 लाख की चोरी की बात बताई थी, अब ये मौके पे बता रहे हैं ये माल जो है 8 से 10 लाख का है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। आज दिनांक 8 कैसे पता लगा तुम्हें? अभी तो हमको मालूम ना जब कैसा था लोग कैसा ना, वो सब मुँह बांध लिया था लोग, पहचान में कोई आया है ये ना। क्या आप जग रहे थे? हम यहाँ जग रहे थे, पकड़ लिया लोग, पकड़ के मुँह दाब दिया, एक आदमी बांध दिया पैर यहाँ पटक के। अजहर के साथ कौन गया हो? आपके साथ? हाँ, कितने लोग थे? 3 था। अच्छा, क्या क्या सामान चुराया, लगभग कितने का होगा? अभी हमको मालूम है कि
और अधिक जानकारी के साथ ऋषभ भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, किस तरह से अपराधियों का लगातार बोलबाला नजर आ रहा है, खुलेआम लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है? ऋषभ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो ऋषभ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, तो लगातार आपको खबर दे रहे हैं। गाजियाबाद से ये खबर है, जहां अंशुल मशीनरी के नाम से फैक्ट्री में किस तरह से बदमाशों का फैक्ट्री के गार्ड को बंधक बनाकर 50 लाख की डकैती को अंजाम दिए बदमाश। तो अंशुल मशीनरी के नाम से ये फैक्ट्री है, जहां बदमाशों ने ढाबा बोल दिया और इस दौरान 50 लाख की डकैती को अंजाम दिया। फैक्ट्री के गार्ड को बंधक बनाकर 50 लाख की डकैती की। तो 50 लाख कीमत का कॉपर लूट कर ये बदमाश ले गए। गाजियाबाद से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां गाड़ी में भरकर कॉपर का सामान लेकर चले गए। तो बदमाशों का लगातार बोलबाला नजर आ रहा है। एक तरफ पुलिस तमाम दावे कर रही है, गश्त की बात कही जाती है, लेकिन किस तरह से दिन दहाड़े एक चोरी की घटना को बदमाश अंजाम देते हैं। 50 लाख की कीमत का कॉपर लूट कर ये बदमाश ले गए। ऋषभ हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋषभ, लगातार अपराधियों का बोलबाला नजर आ रहा है, बदमाश दिन दहाड़े किस तरह से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ताजा मामला स्क्रैप फैक्ट्री में 3 बदमाश पहुंचते हैं और जहां गार्ड को बंधक बनाकर लाखों रुपए की जो सामान था, वहां पे तांबा वगैरह था, उसको लूट की घटना को अंजाम देते हैं। 3 बदमाश बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच कर रही है और आसपास की सीसीटीवी खंगाल रही है। लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है, उससे कहीं कहीं न लगता है कि पुलिस पर सवालिया निशान जरूर उठ जाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषभ इस जानकारी को देने के लिए। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा। शौरतगढ़ में अवैध नर्सिंग होम की मिली सूचना। जनहित हॉस्पिटल एंड फ्रैक्चर क्लिनिक की छापा। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था ये नर्सिंग होम को लेकर ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। नोटिस देकर नर्सिंग होम बंद कराने का आदेश दिया गया। तो लगातार ऐसे कई सारे नर्सिंग होम हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के लगातार चल रहे हैं, और इसी के बाद स्वास्थ्य महकमा जागा और इस नर्सिंग होम पर छापेमारी की कार्रवाई की, जिसके बाद नर्सिंग होम बंद करने का आदेश दिया। कमियां पाई गई थी, शिकायत के क्रम में वहां का निरीक्षण किया गया, उसमें तमाम कमियां पाई गई। सूचना उसको नोटिस दिया गया है, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है, उसको हॉस्पिटल बंद करने का नोटिस दिया गया है। यदि 1-2 दिन में बंद नहीं करते हैं तो विधिक कार्रवाई करवाएंगे। हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई किया गया है, लेकिन वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है। पीसीपीएनडीटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। सर वहाँ पे कोई एमएस एमबीबीएस वगैरह डॉक्टर मौजूद था? नहीं, वहाँ भी वहाँ पे कोई पेशेंट भी था? हाँ, पेशेंट था। बीएएमएस डॉक्टर ओपीडी करते हुए। लगभग 170 साल पहले मुंबई और ठाणे के बीच जब पहली ट्रेन चली, तब लोगों में जैसी खुशी देखी गई, कुछ वैसा ही उत्साह बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर से लखनऊ के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर नजर आया। चाहे बात अंदर बैठे यात्रियों की हो या फिर रूट के अलग अलग स्टेशनों पर ट्रेन को देखने के लिए खड़े लोगों की, सभी के अंदर गजब का दीवान देखने को मिली। हजारों लोग वंदे भारत की बस एक झलक देखने को बेताब थे। दरअसल देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से अयोध्या होते हुए बाराबंकी पहुंची, जहां बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत और पूर्व विधायक शरद अवस्थी, भाजपा नेता नवीन सिंह के साथ हजारों लोगों ने पुष्प वर्षा और भारत माता की जयकारों के साथ पूरी गर्मजोशी से वंदे भारत का स्वागत किया। बाराबंकी का जो माहौल था रेलवे स्टेशन पर, करीब 1,500-2 हज़ार के आसपास वहाँ पर नागरिक इकट्ठा थे। मन में कौतूहल था उनके मन में कि वंदे भारत ट्रेन जो मोदी जी ने इस देश को समर्पित की है, किस तरीके की ट्रेन होगी, कैसी ट्रेन होगी, ये देखने के लिए लोग लालायित थे। भारी संख्या में लोग जमा थे बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर। लोगों ने ट्रेन का स्वागत किया, फूल वर्षा करके वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया। हमारे साथ कुछ लोग
ट्रेन पर बैठ करके लखनऊ तक यात्रा भी कर रहे हैं। तो ट्रेन में यात्रा करते हुए एक सुखद अनुभूति हो रही है और वो बात याद आ रही है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कि उन्होंने कहा था कि जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा उस समय हम विकासशील देश नहीं बल्कि विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाकर के खड़े होंगे। आज बाराबंकी बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को बहुत एक्साइटेड है। हम लोग क्या सोचा है, कैसी ट्रेन है? बहुत अच्छी है, प्राइम मिनिस्टर ने चलाई है, बहुत अच्छी होगी। मोदी जी ने सरप्राइज दिया है इस रूट पे वंदे मातरम के लिए, कैसा क्या फील? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग देखिए ना कब से हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हम लोग 7 बजे आप यहाँ की भीड़ देख के लगा सकते हैं अंदाजा। मोदी जी क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे मोदी जी ने सौभाग्य दिए ना इस रूट पे वंदे मातरम के लिए, बिल्कुल क्या कुछ कहना है? नहीं, बहुत ही अच्छा काम किया है और क्या, बहुत अच्छा लगा। बांका के पश्चिम मंडल क्षेत्र में मंडल अध्यक्ष उदय शंकर की अध्यक्षता में पवई बजरंगबली स्थान के प्रांगण में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य 13 जुलाई को बिहार विधानसभा का घेराव के संबंध में रखा गया। बैठक में राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे अत्याचार पर विशेष चर्चा की गई। वहीं मंडल अध्यक्ष ने बताया कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के द्वारा बिहार विधानसभा का घेराव 13 जुलाई को किया जाएगा। ये भी सबसे बड़ी बात। तो हमको लगता है कि आने वाला समय में आज अमरपुर मंडल पश्चिमी क्षेत्र के पवई पंचायत के बजरंगबली स्थान में एक बैठक रखी गई, जिस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जिला से लेकर के मंडल कमेटी पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता मौजूद थे। जिस बैठक का मुख्य उद्देश्य था सीटीईटी, एसटीईटी एवं नियोजित शिक्षकों की सीधा नियुक्ति, संस्कृत शिक्षकों के साथ अन्याय, 1717 करोड़ रुपये की लागत से पुल में बंदरबांट। आज पटना में श्रावणी मेला 2023 को लेकर मेला क्षेत्र के कांवड़ियों के साथ सहयोग और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी राकेश कुमार ने ब्रीफिंग की है। वहीं मेला क्षेत्र में बाबा गरीबनाथ मंदिर तक कर्मियों और पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चले कि ब्रीफिंग के दौरान में जिला अधिकारी और एसएसपी, डीडीसी, एसडीएम और डीएसपी के साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम प्रणव कुमार ने कहा है कि सभी लोग तत्परता से अब और सजगता के साथ मुस्तैद रहे, बिना रिलीवर का प्रतिनियुक्ति स्थल ना छोड़े, कर्तव्य पर डटे रहे। वहीं एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र में सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम होगा। पड़ रही है जिसमें श्रद्धालु कांवड़ियागण पहलेजा घाट से जल ले करके यहाँ बाबा गरीब स्थान मंदिर में जलार्पण करेंगे। तो उसको लेकर के तमाम सुविधाएं और तमाम सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और जो हमारे ज़िले की सीमा जहां से शुरू होती है वहां से लेकर हम लोगों ने मंदिर तक विभिन्न कैंप्स स्थापित किए हैं, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए पूरी सुविधा की व्यवस्था की गई है। और इसके अतिरिक्त भीड़ के नियंत्रण के लिए, भीड़ के सुगम प्रवेश और निकास के लिए भी सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। और रामदयालु सिंह कॉलेज, जिला स्कूल, डीएन हाई स्कूल, इन सभी जगहों पर व्यवस्थाएं की गई हैं और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और दुरुस्त बल भी है। हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे से हम लोग करें। इसके अलावा जहां सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है वह कार्य भी पुलिस करेगी, क्राउड को मैनेजमेंट करने का भी पुलिस कार्य करेगी और इसके अतिरिक्त जो भी अन्य आवश्यकता पड़ेगी उसमें पुलिस अपना सहयोग करेगी। हम लोगों को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस 2 माह चलने वाले इस आयोजन में बड़े अच्छे से। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।